हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग इस लेसन के सामने का सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं, जो कि आपको 6 डिफरेंट पार्ट्स में मिलेगा। ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग पॉली हेलोजन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। उसके बाद ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाला लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो वो सारे ही कार्बन कंपाउंड्स जहाँ पे आपको दिखेगा कि एक से ज़्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग पॉली हेलोजन कंपाउंड्स बोल रहे हैं, क्योंकि पॉली का मतलब ही होता है मैनी। तो यानी कि सिंगल से ज़्यादा हेलोजन्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं उनका बहुत सारा यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में एज वेल एज एग्रीकल्चर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स जो है वो आप इस लेसन में पढ़ोगे, जो अभी नीचे दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट दिया है डाइक्लोरोमीथेन, जिसको कि मिथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं। ये जो डाइक्लोरोमीथेन है उसको वाइडली सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है एज पेंट रिमूवर्स, एज प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल एंड फॉर द प्रोसेस एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। अब प्रोपेलेंट्स ऑफ एरोसोल्स क्या होते हैं? तो देखो, जो बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करे, जैसे कि अगर कभी कहीं पे रॉकेट लॉन्च करना होता है तो वहाँ पे बहुत एक हाई प्रेशर क्रिएट करना होता है ना गैसेस का, जिसकी वजह से फिर वो एक्सप्लोड होकर के ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेलेंट्स। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा मेटल्स के क्लीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है और फिनिशिंग सॉल्वेंट के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। और जो मिथिलीन क्लोराइड है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए, इसलिए इसको बहुत टाइम तक, मतलब इसके एक्सपोजर में अगर इंसान रहे, कंटिन्यूसली इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा हो, तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा उसको सुनने में प्रॉब्लम आएगा, देखने में भी प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा अगर हायर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड्स अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, अगर एयर में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है, तो डिजीनेस होगा, नोशिया, टिंगलिंग, नम्बनेस इन द फिंगर्स एंड टोज। उसके अलावा अगर ह्यूमन बींग्स इसके और कांटेक्ट में आते हैं, इनका स्किन अगर इसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके वजह से इंटेंस बर्निंग और माइल्ड रेडनेस हो सकता है स्किन पे, और डायरेक्ट आई कांटेक्ट से कॉर्निया तक बर्न हो सकता है। यानी कि ओवरऑल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर इंसान आता है तो ये बहुत हार्मफुल हो जाता है, और ऐसे इसका इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको कि क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ये जो क्लोरोफॉर्म है, इसके बारे में तो आप सब पहले से भी सुन रखे हो ना। पहले के टाइम पे उसको एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये क्या होता है कि अगर इसको कंटिन्यूसली ज़्यादा इनहेल किया जाए ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है मार्केट में दूसरे एनेस्थेटिक्स जो हैं, जो थोड़े सेफ़र हैं इसके कंपैरिजन में, उसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है फैट्स को, एल्केलॉइड्स को, आयोडीन को या दूसरी सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए। और इसका जो मेजर यूज़ है क्लोरोफॉर्म का, वो है फ्रीऑन, यानी कि रेफ्रिजरेंट R22 को बनाने में ये ज़्यादातर की यूज़ हो रहा है। एनेस्थेटिक वाला जो फॉर्म था ना सर्जरी में, वो अब इसको कम कर दिया गया है क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है, अगर 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन अगर कोई इनहेल कर लेता है, ठीक है, ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेल कर लेता है, तो इसके वजह से शॉर्ट टाइम में ही उसको डिजीनेस होने लगेगा, फैटीग और हेडेक। इसके अलावा क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लीवर। और क्यों अब डैमेज कर सकता है लीवर को और किडनीज़ को, लेकिन अब क्यों डैमेज कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि जब भी क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में और लाइट के कांटेक्ट में, तो वो फॉस्जीन नेम का एक गैस रिलीज़ करता है, या प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। जो कि इतना हार्मफुल है, मतलब कि वो आपके लिवर को और किडनीज़ को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है। तो ये जो स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना क्लोरोफॉर्म का, इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हमेशा डार्क कलर के बॉटल्स में स्टोर करके रखा जाता है, और वो बॉटल्स एयर टाइट होने चाहिए। मतलब क्या करते हैं ना कि क्लोरोफॉर्म को उस बॉटल में एकदम पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से फिल कर देते हैं कि थोड़ा सा भी गैप बचे ही ना, ताकि उसमें एयर जो है वो प्रेजेंट ना रहे। और ये जो पॉइजनस गैस है फॉस्जीन इसको बोलते हैं, बस इसी के ही प्रोडक्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट अब पॉली हेलोजन कंपाउंड है ट्राई आयोडोमीथेन, जिसको कि आयोडोफॉर्म बोलते हैं। इसको पहले के टाइम पे एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ये जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था वो इसीलिए था क्योंकि ये फ्री आयोडीन लिबरेट करता है। लेकिन फ्री आयोडीन लिबरेट कर रहा है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। दूसरा चीज़ ये कि इसका जो स्मेल है वो थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल होता है, मतलब कि अच्छा स्मेल नहीं होता है इसका। इस वजह से फिर इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया दूसरे एंटीसेप्टिक से। नेक्स्ट है टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो लार्ज क्वांटिटीज़ में इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल के फॉर्म में। इसके अलावा इसको फीड स्टॉक के सिंथेसिस में भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा फार्माक्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है ये, और मिड 1960s से पहले इसको वाइडली यूज़ किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ क्लीनिंग फ्लूइड।
इंडस्ट्रीज़ में भी एज़ वेल एज़ डीग्रीजिंग एजेंट के फॉर्म में घर में भी यूज़ किया जाता था। जैसे स्पॉट रिमूवर हो गया, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, इन सब फॉर्म में इसको पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन फिर इसके एक्सपोजर से लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिले, लाइक कैंसर तक देखने मिला, लिवर कैंसर। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसके इस इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको फिर बाद में इसका यूज़ जो है हाउस होल्ड पर्पसेस में और इंडस्ट्रीज़ में कम कर दिया गया है। मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट है इसका डिज़ीनेस, लाइट हेडेडनेस, नौसिया, वॉमिटिंग, ये सारा चीज़, और परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स, बहुत सीवियर केस है ये, ठीक है। और इसके अलावा स्टूपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कॉज़ कर सकता है। और हार्ट बीट जो है वो भी इर्रेगुलर हो जाता है, कभी कभी रुक भी जाता है अगर हम लोग CCl4 के कांटेक्ट में बार बार आते जाते हैं तो। आइस को इरिटेट करता है अगर आइस के कांटेक्ट में वो आ जाए तो। और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड एयर में रिलीज़ कर दिया जाए तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस है उसके कांटेक्ट में ह्यूमन आने लगेंगे, इंक्रीज़ हो जाएगा उसका कांटेक्ट। इसकी वजह से स्किन कैंसर, आई डिसीज़ और दूसरे डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एंड इम्यून सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रीऑन। फ्रीऑन के बारे में हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि इसको रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर की। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं मीथेन के या फिर इथेन के, उनको कलेक्टिवली फ्रीऑन बोला जाता है। ये एक्सट्रीमली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है और नॉन कोरोसिव है और ईजिली लिक्विफेबल गैस है, यानी कि बहुत ईजिली हम लोग इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ फ्रीऑन 12, ये जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है फ्रीऑन का, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका। और इसका मैन्युफैक्चर जो है वो होता है टेट्राक्लोरोमीथेन से बाय द प्रोसेस ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन को हम लोग इसी लेसन में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे आपको ये नेम्ड रिएक्शन के फॉर्म में, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के फॉर्म में आपको ये वीडियो इसका मिल जाएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन डिटेल में। इसके अलावा आप देखोगे कि इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो प्रोपेलेंट के फॉर्म में, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनर प्रोसेसेस में। अभी तक आप जितने भी यहाँ पे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स देखे हैं उन लोग सबके यूज़ में प्रोपेलेंट है ही, एरोसोल प्रोपेलेंट सब में लिखा है, रेफ्रिजरेशन में ऑलमोस्ट सबका ही लिखा है। तो अगर बहुत डिटेल में आपको नहीं याद करना है, बस ये चीज़ याद कर लो कि हाँ, अगर कभी आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉली हैलोजन कंपाउंड के नेम के साथ कि हाँ इसका क्या क्या यूज़ है, तो आप प्रोपेलेंट और रेफ्रिजरेंट आराम से वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं लिखना है तो वहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है, सेंट्रल नर्वस को क्या बोलते हैं अफेक्ट करना, स्किन कैंसर कॉज करना, आई के कांटेक्ट में आने से इरिटेशन होना, ये सारा चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है हर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में। तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। बाई 1974 टोटल फ्रीऑन प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड का वो था 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली, ठीक है, एनुअली इतना प्रिपेयर किया जाता था। और इवन इसको रेफ्रिजरेंट्स में जो है यूज़ करते ही थे उस टाइम पे, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये रिलीज़ होता है तो ये डिफ्यूज़ हो जाता है तुरंत अनचेंज्ड फॉर्म में, ठीक है, जैसा है वैसे का वैसा ही ये डिफ्यूज़ हो जाता है और स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, रेडिकल चेन रिएक्शन, इसको इनिशिएट करता है। और जब ये फ्री रेडिकल्स बनाने लगेगा ओजोन का, तो ओजोन में एक्चुअल 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनाएगा तो ऑक्सीजन गैस रह जाएगा और एक एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ होते जाएगा वहाँ पे। और ये जो है वो क्या करेगा, ओवरऑल ओजोन का जो बैलेंस है उसको अपसेट कर देगा। इसलिए फ्रीऑन भी हार्मफुल गैस है जिसको कि हम लोग जिसको कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस में ही लेते हैं। लास्ट पॉली हैलोजन कंपाउंड है DDT। DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ओरिजिनली जो है इसको 1873 में बनाया गया था, लेकिन 1939 तक इसके बारे में लोगों को ये नहीं पता था कि ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में मतलब ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था जिसका कि यूज़ इस टाइम तक नहीं पता था लोगों को, लेकिन जब 1939 में पॉल म्यूलर ने, जो कि गिगी फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल्स में उस समय थे स्विट्ज़रलैंड में, उन्होंने इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कवर किया कि ये जो DDT है वो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। एंड इस चीज़ के लिए पॉल म्यूलर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में इन ईयर 1948। ये जो DDT है इसका फिर उसके बाद में इंक्रीज्ड यूज़ किया जाने लगा कब, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा था। और इसका प्राइमरी मोटिव था मॉस्किटोज किलिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मलेरिया जो है वो बहुत ही वाइड रेंज में स्प्रेड हो रहा था और साथ ही में लाइस जो होते हैं जो कि टाइफस कैरी करते हैं, तो ये 2 डिसीज़ेज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस समय
फैल रहे थे और इसी वजह से क्या हुआ कि इसका डीडीटी का यूज़ किया जाने लगा इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में, ज़्यादातर की मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब 1940s के टाइम पे ऐसा देखने के लिए मिला कि बहुत एक्सेस यूज़ कर रही है डीडीटी का, लेकिन उसके बाद अब जो भी सारे इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं जो अब डेवलप हो रहे हैं वो डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए थे, यानी कि अब डीडीटी का उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा था। साथ ही साथ में ये जो है वो हाई टॉक्सिसिटी वाला था फ़िश के तरफ, ठीक है? फ़िश को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था डीडीटी से, इसीलिए इस डीडीटी को फिर बाद में यूज़ करना कम कर दिया गया, क्योंकि जिस इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इसको यूज़ कर रहे थे वो भी तो इससे अब किल हो रहे नहीं थे, वो तो रेजिस्टेंट हो गए थे। तो इसलिए टाइम के साथ में इसका जो यूज़ है वो कम हो गया है। डीडीटी का ये स्ट्रक्चर है, आपके एग्ज़ाम में जब भी आता है क्वेश्चन तो डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, उसका फंक्शंस लिखने के लिए आता है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे याद करना है। इसका नेम जैसे आप देख रहे हो ना कि डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन बोल रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाइफिनाइल इसके वजह से आ रहा है, डाइक्लोरो इस फिनाइल के साथ अटैच क्लोरीन की वजह से आ रहा है, ट्राइक्लोरो जो यहाँ अटैच्ड है उसकी वजह से आ रहा है, एंड इथेन क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 ही कार्बन है, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रहता है, तो ये इथेन है। तो ये रहा डीडीटी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल।